हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 62। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 62वां वीडियो है और इससे पहले 61 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, प्रकाशिक समावयवता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जल्दी से अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो आप, प्रकाशिक समावयवता। वीडियो को पॉज करके ये हेडिंग लिख लो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे अब हम बात करेंगे प्रकाशिक समावयवता की या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत आसान है, एकदम से समझ में आ जाएगा सब बच्चों के। ध्यान से समझो। हमारे पास दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक हैं जिनके अणु सूत्र भी एक जैसे हैं, संरचना सूत्र भी एक जैसे हैं और उनके भौतिक व रासायनिक गुण भी एक जैसे हैं, परंतु उन दोनों यौगिकों का समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग है। तो ऐसे यौगिकों को हम कहेंगे एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी और इस घटना को हम कहेंगे प्रकाशिक समावयवता। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र, संरचना सूत्र और भौतिक व रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, परंतु उन यौगिकों का समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है, तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी और इस घटना को हम कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। देखो कैसे। एग्जाम्पल लिया हमने यहां, एग्जाम्पल लिया लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड का सूत्र होता है CH3CHOH सिंगल बॉन्ड COOH। अब लैक्टिक एसिड हमें दो रूपों में मिलता है, एक तो लैक्टिक एसिड ये है और एक तो ये है। इस लैक्टिक एसिड और इस लैक्टिक एसिड में CH3 यहां भी है, यहां भी है, बीच में कार्बन यहां भी है, यहां भी है और COOH नीचे है, इसमें भी नीचे ही COOH है। अंतर सिर्फ हमने इतना दिखाया है कि इस बीच वाले कार्बन पर H लेफ्ट में है जबकि यहां H राइट में है। OH हमने राइट में लिया जबकि इसमें OH लेफ्ट में लिया। ये बच्चों को समझाने के लिए ऐसी संरचना बनाई जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो लैक्टिक एसिड है, इसकी खासियत ये है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाईं तरफ घुमाता है। देखो मैं तीर का निशान लगा रहा हूं H से OH की तरफ, तो ये कौन सी दिशा है? दाईं तरफ कह दो, दक्षिणावर्त कह दो, या फिर आप कह सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो लैक्टिक एसिड समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देता है, उस लैक्टिक एसिड के समावयवी को हम कहते हैं डी फॉर्म या प्लस फॉर्म लैक्टिक एसिड। तो डी माने होता है डेक्स्ट्रो और डेक्स्ट्रो को हम हिंदी में कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाईं तरफ अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में घुमा दे। तो ये तो हुआ डी या प्लस फॉर्म समावयवी, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाईं तरफ अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। और एक होता है ऐसा लैक्टिक एसिड, ये हमने तीर का निशान लगाया है समझाने के लिए H से OH की तरफ। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? वामावर्त या बाईं तरफ या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो लैक्टिक एसिड समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को बाईं तरफ या वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, उस लैक्टिक एसिड को हम कहते हैं एल फॉर्म या माइनस फॉर्म लैक्टिक एसिड। तो यदि कोई हमारे से पूछता है कि लैक्टिक एसिड, आपको पता है ना लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? दूध में लैक्टिक एसिड होता है ना। तो लैक्टिक एसिड के कितने प्रकाशिक समावयवी होते हैं? तो आप कहोगे कि लैक्टिक एसिड के दो प्रकार के प्रकाशिक समावयवी होते हैं, डी या प्लस फॉर्म, एल या माइनस फॉर्म। पर यदि आप एक बर्तन ले लो और उस बर्तन में आधा तो डाल दो डी फॉर्म लैक्टिक एसिड ये और आधा डाल दो एल फॉर्म लैक्टिक एसिड,
तो ये जो मिश्रण तैयार होता है ये समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता है, क्योंकि इसका जो 50% यानी आधा हिस्सा है वो तो कोशिश कर रहा है समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं तरफ घुमाने की यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और आधा हिस्सा कर रहा है कोशिश एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण हमें एक ऐसा मिश्रण प्राप्त होता है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता है। और ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं रेशमिक मिक्सचर या रेशमिक मिश्रण। ठीक है, लैक्टिक एसिड के ये तीनों प्रकाशिक समावयवी तो दो हुए, ये कोई प्रकाशिक समावयवी नहीं है, ये तो हमने अपने आप एक मिश्रण बनाया है। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड की तरह ही हमें एक एग्जांपल याद करना है टार्टरिक एसिड का। टार्टरिक एसिड आपने नाम सुना ही होगा, जैसे कि घर में हम कढ़ी या अचार बनाते हैं तो उसमें टार्टरी डालते हैं खट्टा करने के लिए। टार्टरी मम्मी को पता होगा, आपकी आप पूछ सकते हो टार्टरी क्या होती है। ठीक है, अब टार्टरी का एक नया ऑप्शन भी आ गया है सार्टरी मार्केट में। अब टार्टरी की बात कर रहे, चलो टार्टरिक एसिड टार्टरी में पाया जाता है और यह भी प्रकाशिक समावयवता दिखाता है। इसके 3 प्रकार के प्रकाशिक समावयवी होते हैं। देखो टार्टरिक एसिड का फार्मूला होता है COOH CHOH CHOH COOH, यानी ऊपर और नीचे तो COOH है, बीच में 2 कार्बन है CHOH वाले। तो एक तो टार्टरिक एसिड ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा। तीर के निशान H से OH की तरफ बच्चों को समझाने के लिए लगाए जाते हैं। तो ये पूरा यदि देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को। तो जो टार्टरिक एसिड समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दक्षिणावर्त दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है, उस टार्टरिक एसिड को हम कहते हैं डी फॉर्म टार्टरिक एसिड या प्लस फॉर्म टार्टरिक एसिड। इसी तरीके से ये टार्टरिक एसिड है, देखो H से OH H से OH, सिर्फ अंतर जो है ना इन 2 कार्बन पे जुड़े हुए H और OH का ही है, बस और कुछ नहीं है। देखो इसका H हमने कहाँ लिया था, लेफ्ट में, और इसका राइट में, जिससे दोनों ही एक डायरेक्शन में घुमाएं। और इसका OH लेफ्ट में और इसका OH राइट में लिया था। तीर के निशान हमेशा H से OH की तरफ को लगाने हैं। ये समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को वामावर्त दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए इसे कहते हैं L या माइनस फॉर्म लैक्टिक एसिड, सॉरी टार्टरिक एसिड। उसके बाद इसे देखो जरा, इसका जो आधा हिस्सा है ऊपर वाला, देखो H से OH की तरफ तीर लगाया, H से OH की तरफ तीर लगाया, ये तो सोच रहा है कि मैं दाईं तरफ घुमा दूं समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को, और इससे नीचे वाला हिस्सा सोच रहा है कि मैं समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को बाईं तरफ घुमा दूं। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को, दोनों का मतलब अंदर ही हमने 2 हिस्से इसके बना दिए। यदि यहां मैं एक लाइन खींच दूं इस जगह या एक तल बना दूं, तो उस तल के ऊपर वाला हिस्सा चाहता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाईं तरफ को घुमा दे, और नीचे वाला हिस्सा चाहता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को बाईं तरफ को घुमा दे। तो रिजल्ट तो 0 रहेगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और इस तरह के प्रकाशिक समावयवी को हम कहते हैं मीसोफॉर्म, MESO मीसोफॉर्म। तो ये है मीसोफॉर्म टार्टरिक एसिड। अब इसकी बात करो, ये भी एक प्रकाशिक समावयवी है, ध्यान रखना। तो टार्टरिक एसिड के प्रकाशिक समावयवी होते हैं 3 प्रकार के, डी फॉर्म, एल फॉर्म और मीसोफॉर्म। और ये मिक्सचर हमने तैयार करा है अपने आप। यदि आप 50% तो ले लो डी फॉर्म एक बर्तन में, जैसे आपने 100 ml तो ले लिया डी फॉर्म और 100 ही ml ले लिया एल फॉर्म टार्टरिक एसिड का, और दोनों को मिला दिया एक बर्तन में, और फिर उसके अंदर से आपने समतल ध्रुवित प्रकाश प्रवाहित करा। तो ये मिक्सचर समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को किसी भी दिशा में नहीं घुमाएगा। ऐसे मिश्रण को जो हम बनाते हैं आधी आधी मात्रा में डी और एल फॉर्म को मिलाकर, ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं रेशमिक मिश्रण या रेशमिक मिक्सचर। ये समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ जो है बच्चों के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन आ गए होंगे एकदम। मैंने प्रकाशिक समावयवता को समझा दिया क्या है, प्रकाशिक समावयवता के उदाहरण भी बता दिए। मैंने बताया कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र, संरचना सूत्र, भौतिक गुण, रासायनिक गुण एक जैसे हों पर उनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग हो, तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी, और इस घटना को हम कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। जैसे 2 एग्जांपल दिए, लैक्टिक एसिड में प्रकाशिक समावयवता मैंने आपको समझाई और टार्टरिक एसिड में समझाई,
पर इन्हें समझते ही दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए। सबसे पहला कंफ्यूजन आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि सर ये समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, हमें तो यही नहीं पता अभी। और समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन क्या हैं, ये भी नहीं हमें पता। आप जो समझा रहे ये डी या प्लस फॉर्म, डेक्स्ट्रो फॉर्म या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, इसका क्या मतलब है हमें पूरी तरीके से समझ में ही नहीं आया। एल या माइनस फॉर्म या लेवियो फॉर्म या वाम ध्रुवण घूर्णक क्या है, हमें पूरी तरीके से समझ में नहीं आया। मीजो फॉर्म क्या है, ये आपने जो बताया रेशमिक मिक्सचर, ये क्या है। तो इन सारी टर्म्स को अब मैं क्लियर करूंगा आपको। आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है प्रकाशिक समावयवता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो, तो इतना ही लिखना है। पर ये सारी टर्म्स जैसे समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, डी फॉर्म क्या है, एल फॉर्म क्या है, मीजो फॉर्म क्या है, रेशमिक मिक्सचर क्या है, ठीक है, कैसे घुमाता है समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को कोई भी यौगिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझते हैं। जल्दी से पोज करके इसे लिख लो, पहले पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। तो बेटे आप अपनी नोटबुक में एक हेडिंग लिख लेना, महत्वपूर्ण शब्दावली, या फिर इसे हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। ध्यान से समझना हर एक टर्म को। सबसे पहले बात करेंगे हम समतल ध्रुवित प्रकाश की, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समतल ध्रुवित प्रकाश को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए साधारण प्रकाश क्या है या सिंपल लाइट क्या है। देखो आपको पता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और यदि प्रकाश कोई तरंग है, वैसे बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकाश कण भी है, और अब लोग ऐसा कहने लगे हैं कि प्रकाश तरंग और कण का मिला जुला रूप है, अर्थात प्रकाश का नेचर होता है डुअल, द्वैती प्रकृति होती है, कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है प्रकाश। पर यहां हम मान के चल रहे हैं कि प्रकाश एक तरंग है, तरंग की भांति भी तो व्यवहार करता है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जिस मार्ग से होकर जाता है, जैसे मान लो प्रकाश की एक किरण आपकी तरफ आ रही है, ऐसे यदि ये किरण आपकी तरफ आ रही है तो इस किरण के प्रत्येक बिंदु पर, जैसे यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु पर कंपन उपस्थित होंगे, क्योंकि प्रकाश की प्रकृति तरंग जैसी भी होती है, और वे कंपन चलने की दिशा के लंबवत होंगे। इधर भी होंगे, इधर भी होंगे कंपन, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे। यानी यदि यह प्रकाश की एक किरण है तो इस किरण के प्रत्येक बिंदु पर, यहां 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 यहां, किरण कह दो या तरंग कह दो, प्रत्येक बिंदु पर कंपन उपस्थित होंगे और चलने की दिशा के लंबवत होंगे। जैसे ये भी चलने की दिशा के लंबवत है, यदि कोई कंपन ऐसे हो रहा तो वो भी चलने की दिशा के लंबवत है, यदि कोई कंपन तिरछा हो रहा थोड़ा सा, वो भी चलने की दिशा के लंबवत है, क्योंकि चलने की दिशा तो ये है ना, ये तो चलने की दिशा है। कंपन ऐसे हो या ऐसे हो या तिरछे हो या थोड़े से इधर को होंगे तो वे सारे चलने की दिशा के लंबवत ही। तो हमने ऐसे दिखाया है, देखो जरा ध्यान से, आप देखो कि प्रकाश की किरण इधर जा रही है, इस तरफ, ये तीर का निशान है। प्रकाश की किरण जब इधर जा रही है तो कंपन दो बिंदु पर दिखाए। इस बिंदु पर कंपन ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं और ऐसे भी हैं। पर ये सारी दिशाएं जो है ना, इनमें से सिर्फ यही दिशा आपको दिखाई दे रही होगी कि यही लंबवत है चलने की दिशा के, नहीं, ये भी चलने की दिशा के लंबवत ही है, क्योंकि हम बोर्ड एक द्विविमीय अध्ययन को ही सपोर्ट करता है बोर्ड। जैसे आप अपना मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तो जेड अक्ष को हम तो जब दिखाते हैं अपनी नोटबुक पर या हमारी किताबों में, जेड अक्ष जो दिखाया गया है वो तो ऐसा लगता है कि उसका तो 90 डिग्री का कोण है ही नहीं, ना तो एक्स अक्ष के साथ वो 90 डिग्री का कोण बना रहा, ना तो वाई अक्ष के साथ बना रहा। क्योंकि हम किताब या कॉपी के ऊपर 3D स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किताब या कॉपी अपने आप में एक प्लेन है। प्लेन तो 2D होते हैं सारे, कैसे होते हैं 2D, 2 डायमेंशनल, द्विविमीय। तो ये जो हमने यहाँ दिशा दिखाई है ना, ये भी इस चलने की दिशा के, इधर को तरंग जा रही या किरण जा रही, उसके लंबवती है, थोड़ा तिरछा है, इस तरह दिखा दिया हमने, है तिरछा। जैसे मैं अपनी उंगली को सीधा यूं थोड़ा तिरछा ले जाके इस पॉइंट पे एंट्री कराऊं और परली तरफ से तिरछी निकल जाए मेरी उंगली बोर्ड के परली तरफ से, तो ऐसा है ये कंपन, ये भी ऐसा ही है। और ये जो कंपन दिखा रखा हमने यहाँ, ये भी ऐसा ही है। कुल मिला के बात यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उस किरण के लंबवत
प्रत्येक दिशा में कंपन उपस्थित होते हैं उस किरण में या उस तरंग में। और ऐसा होता है साधारण प्रकाश, जिसमें कंपन चलने की दिशा के लंबवत प्रत्येक दिशा में उपस्थित हो, यानी चलने की दिशा के लंबवत जितनी भी दिशाएं हैं उन सब में कंपन उपस्थित हो। फिर हमने क्या करा कि ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश था, साधारण प्रकाश था, इस साधारण प्रकाश को एक निकोल प्रिज्म में से प्रवाहित करा। यह निकोल प्रिज्म है। निकोल प्रिज्म का दूसरा नाम होता है पोलराइजर, ठीक है, या ध्रुवीकारक। आप इसे ध्रुवीकारक भी कह सकते हो, निकोल प्रिज्म भी कह सकते हो, पोलराइजर भी कह सकते हो। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें बहुत सारे अक्ष होते हैं। देखो ये दिखा रखे एक्सिस, ये इसके एक्सिस हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे जेल की सलाखें हों, इस तरीके से जेल की सलाखें ऐसे, समझ रहे ना आप। तो क्या होगा कि जब साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म अर्थात पोलराइजर में से आर पार करा जाएगा, प्रवाहित किया जाएगा, तो क्या होगा कि इस हर एक बिंदु के प्रत्येक कंपनों में से केवल वो कंपन बचेगा जो इस निकोल प्रिज्म के अक्षों के समांतर हो। देखो ये वाला कंपन ही निकल सकता है। यदि ये कंपन चलेगा इसमें को ऐसे करके निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं आपको कहूं कि ये तो हमारा निकोल प्रिज्म है और ये मेरे कंपन है, तो यदि कंपन कोई पार्टिकल ऐसे कर रहा हो तो वो तो कंपन करता हुआ निकल ही जाएगा इसमें को। और यदि कोई यूं कंपन कर रहा हो निकल सकता है, नहीं निकल सकता। और यदि कोई तिरछे भी कंपन कर रहा हो वो भी नहीं निकल सकता है। तिरछे कंपन करता हुआ सिर्फ वो निकलेगा जिसके कंपन की दिशा इस निकोल प्रिज्म के अक्षों की दिशा के क्या हो, समांतर हो। तो क्या होता है कि साधारण प्रकाश में तो कंपन प्रत्येक दिशा में उपस्थित होते हैं किसी भी बिंदु पर। यहां भले ही दो बिंदु आपको दिखाए हों, हर एक बिंदु पर ऐसे ही कंपन होंगे साधारण प्रकाश में। पर जब साधारण प्रकाश को हम निकोल प्रिज्म के अंदर से गुजारेंगे तो सिर्फ ये वाले कंपन बचेंगे, बाकी कंपन इसके आर पार नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि निकोल प्रिज्म में जो अक्ष होते हैं वे अपने आर पार केवल उन्हीं कंपनों को निकलने देते हैं जो उनके अक्षों के समांतर हों। ठीक है, तो हमें जो प्रकाश प्राप्त होगा निकोल प्रिज्म से गुजरने के बाद, उस प्रकाश में कंपन केवल एक दिशा में बचेंगे। जैसे दो बिंदु के कंपन दिखाए थे, अब इस बिंदु पर कंपन सिर्फ इस दिशा में ही बचेगा जो निकोल प्रिज्म के अक्षों के समांतर था, और इस बिंदु पर भी कंपन इसी दिशा में बचेगा। तो इस प्रकाश को जो निकोल प्रिज्म से गुजरने के बाद हमें प्राप्त हुआ है, जो पोलराइजर से गुजरने के बाद हमें प्राप्त हुआ है, इस प्रकाश की खासियत यह है कि इसमें कंपन केवल एक दिशा में उपस्थित है और चलने की दिशा के लंबवत हैं ये भी। तो ऐसे प्रकाश को जिसमें कंपन केवल एक दिशा में ही उपस्थित हो, उस प्रकाश को हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बताओ समझ में आई क्या बात? अब आपको मैं एक बहुत बढ़िया दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण देता हूं समतल ध्रुवित प्रकाश का। हमारी जो कार होती है ना, कार का जो सामने का शीशा होता है जिसे हम कहते हैं विंडशील्ड, वो सबसे महंगा शीशा होता है कार का पूरा। मतलब बाकी जो कांच लगे हुए हैं साइडों की खिड़कियों में वो उतने महंगे नहीं है, पर सामने वाला जो ग्लास होता है विंडशील्ड, वो सबसे महंगा इसलिए होता है क्योंकि उसमें लगा होता है पोलराइजर। सामने का जो कांच है हमारा, सामने का जो हमारा विंडशील्ड है, उसमें पोलराइजर लगा होता है। अब आप कहोगे कि सर क्यों लगा होता है पोलराइजर, उससे क्या फायदा है? उससे फायदा यह है कि जब रात को आप ड्राइव कर रहे होंगे और सामने से आपकी दूसरी गाड़ियां आ रही होंगी तो उनकी लाइट तो बहुत तेज होगी, उनकी लाइट ऐसी होगी, ऐसी, यानी उसमें कंपन प्रत्येक दिशा में उपस्थित होंगे। पर जैसे ही वो लाइट आपके सामने विंडशील्ड पर पड़ेगी तो वहां से वो क्या हो जाएगी, फिल्टर, छन जाएगी। वहां निकोल प्रिज्म जैसा पोलराइजर लगा हुआ है उस कांच में, और उससे छनने के बाद जो आपकी आंखों के ऊपर लाइट पड़ेगी उन सभी वाहनों की वो ऐसी पड़ेगी समतल ध्रुवित प्रकाश जैसी, यानी उसकी इंटेंसिटी घट जाएगी, उसकी तीव्रता घट जाएगी। और जब उसकी तीव्रता घटेगी तो आपको ड्राइविंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बताओ, उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, आ रही ना समझ में? इसलिए विंडशील्ड महंगी होती है बाकी कांच के मुकाबले जो आपकी कार की खिड़कियों में लगे हुए हैं। इसी तरीके से ध्यान से सुनना, आप मार्केट से एक सन ग्लासेस लेने गए, एक सन ग्लासेस, आप धूप का चश्मा लेने गए। एक तो धूप का चश्मा ऐसा है जो 100 रुपए का है और देखने में वैसा ही है, और एक चश्मा ऐसा है जो 3-4 हजार रुपए का है, और दोनों देखने में एक जैसे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है कि जो चश्मा 3 या 4 हजार रुपए का है
उसमें जो आपके कांच लगे हुए हैं, जो लेंस लगे हुए हैं, उन लेंसों में पोलराइजर है लगा हुआ, ध्रुवीकारक है, निकोल प्रिज्म जैसा कुछ है, जो बाहर से आने वाले प्रकाश को समतल ध्रुवित कर देता है और उसकी तीव्रता को घटा देता है, जिससे आपकी आंखों पर तेज लाइट नहीं पड़ती है। समझ में आ रही ना बात? तो वो आंखों के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी चल गई, जैसे लेंस जो है वो ARC वाले आने लग गए, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग वाले आने लग गए, वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे आधारित है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट फिल्टर वाले आने लग गए कि जो अल्ट्रा वायलेट लाइट को फिल्टर कर देता है, छान देता है। तो कुल मिला के बात यह है, ये सारी बातें तो दैनिक जीवन में आपको भविष्य में भी देखने को और सुनने को मिल जाएंगी। अभी की बात यह है कि जब साधारण प्रकाश को आप निकोल प्रिज्म से प्रवाहित करते हो तो आपको कुछ ऐसा प्रकाश प्राप्त होता है जिसमें कंपन केवल एक दिशा में ही उपस्थित होते हैं, और इस प्रकाश को हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। बताओ समझ में आई क्या बात? अब हम नंबर 2 पे बात करेंगे ध्रुवण घूर्णकता की या ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ध्रुवण घूर्णकता या ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से समझो। मेरे पास एक बर्तन है और उस बर्तन में मैंने कार्बनिक यौगिक का एक विलयन बना के भर दिया। ये जो बर्तन है, मुझे एक कार्बनिक यौगिक दिया गया, मैंने उस कार्बनिक यौगिक को घोल दिया किसी विलायक में, जो कार्बनिक विलायक होगा, क्योंकि आपको पता है कि कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में ही घुलनशील होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक को कार्बनिक विलायक में घोल दिया और एक विलयन तैयार कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस विलयन को किसी पारदर्शी बर्तन के अंदर रखना है, जैसे कांच के बर्तन के बीकर के अंदर मैंने इस विलयन को रख लिया। अब इसमें प्रवाहित करना है समतल ध्रुवित प्रकाश, मतलब कार्बनिक पदार्थ के विलयन में आपको समतल ध्रुवित प्रकाश को प्रवाहित करना है। तो जब आप प्रवाहित करोगे तो 3 बातें हो सकती हैं, A, B और C। जब आप समतल ध्रुवित प्रकाश को, जिसमें कंपन एक दिशा में ही उपस्थित होते हैं, किसी कार्बनिक यौगिक के विलयन के अंदर से प्रवाहित करोगे तो 3 बातें हो सकती हैं। पहली बात क्या हो सकती है? पहली बात यह हो सकती है कि इसके कंपन ऐसे थे और कार्बनिक यौगिक के विलयन ने इसके कंपनों को किधर घुमा दिया, इस तरफ घुमा दिया, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दाईं तरफ घुमा दिया। कंपन पहले ऐसे थे ना, अब इधर को घूम गए। तो यदि किसी कार्बनिक यौगिक का विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाईं तरफ को घुमा देता है, देखो दाईं तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिए, यूं थे ऐसे घुमा दिए, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को हम कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या डी, डेक्स्ट्रो डी से ही लिया गया, डी या प्लस फॉर्म। ये एक प्रकाशिक समावयवी होता है। देखो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति इसका व्यवहार कुछ और है और इसका व्यवहार कुछ और है। इसने तो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाईं तरफ को घुमाया, इसलिए हमने इसे कहा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म या प्लस फॉर्म। जबकि इसने समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को बाईं तरफ को घुमा दिया। तो यदि कोई यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को बाईं ओर अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्थात वामाव्रत दिशा में घुमा देता है, तो ऐसे यौगिक को हम कहते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक या लेवियो रोटेटरी या एल फॉर्म या माइनस फॉर्म। ठीक है, जबकि कुछ यौगिक आपको ऐसे मिलेंगे जो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को किसी भी दिशा में नहीं घुमाएंगे, अर्थात जिनका विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घुमाने के लिए योग्य नहीं होता है। ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं ध्रुवण अघूर्णक या ऑप्टिकल इनएक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, समझ में आया ना? डी फॉर्म एल फॉर्म क्या होते हैं, समझ में आया? ध्यान रखना कि जिन यौगिकों का विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाईं ओर को घुमाता है उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डी फॉर्म या प्लस फॉर्म। जिन यौगिकों का विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को बाईं ओर घुमाता है उन्हें कहते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक या लेवियो रोटेटरी या एल फॉर्म या माइनस फॉर्म। जबकि जिन यौगिकों का विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता, जैसे थे वैसे ही हैं, उन यौगिकों को हम कहते हैं ध्रुवण अघूर्णक या ऑप्टिकल इनएक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात बताता हूं आपको। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, अब हम बात करेंगे विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। तो विशिष्ट ध्रुवण घूर्णक क्या होता है, ध्यान से समझना जरा। आपके पास एक बर्तन है या एक नली है
इसकी लंबाई है 1 डेसीमीटर। पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच की बनी हुई कोई नली है या बर्तन है या बीकर है, इसकी यहां से यहां तक की लंबाई 1 डेसीमीटर होनी चाहिए। और जो कार्बनिक पदार्थ का विलयन आपने इसमें भर रखा है, उस विलयन की सांद्रता होनी चाहिए 1 ग्राम प्रति लीटर। तो यदि इन दो शर्तों का आप ध्यान रखते हो कि 1 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाला कार्बनिक पदार्थ का विलयन भरो 1 डेसीमीटर लंबी नली में या ट्यूब में या बीकर में, और उसमें से गुजार दो समतल ध्रुवित प्रकाश को, तो समतल ध्रुवित प्रकाश जितने कोण पर कंपन उसके घूम जाएंगे, ये कार्बनिक यौगिक का विलयन जिसकी सांद्रता 1 ग्राम प्रति लीटर है, 1 डेसीमीटर लंबी नली में रखा गया है, इस कार्बनिक पदार्थ का विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को जितने कोण पर घुमा देगा, यहां थे और यहां तक घुमा दिया, इतने एंगल पर, मान लो थीटा है ये एंगल, इस एंगल पर कुछ बुक्स में लिखा हुआ है अल्फा, तो जितने एंगल पर ये घुमा देगा उस एंगल को ही हम कहेंगे विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ये डायग्राम से आपको समझना है विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन का मतलब क्या है। यदि लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो यही बात लिखनी है कि जब 1 डेसीमीटर लंबी नली में किसी कार्बनिक यौगिक की 1 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन को भरा जाता है तथा उसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है, तो वह विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को जितने कोण पर घुमा देता है, उस कोण को हम कहते हैं विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन। अब नंबर 4 पे हम बात करेंगे असममित कार्बन परमाणु की या एसिमेट्रिक कार्बन एटम की। इसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो असममित कार्बन परमाणु या एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं ना जिन यौगिकों में, वे ही यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घुमा सकते हैं, अर्थात वे ही प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं। देखो, असममित कार्बन परमाणु का मतलब होता है ऐसा कार्बन परमाणु जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से अटैच हों। जैसे यहाँ ए अटैच है, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। जिस कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप से अटैच हों या अलग अलग ग्रुप से फुलफिल हो रही हों, ऐसे कार्बन परमाणु को हम कहते हैं असममित कार्बन परमाणु या एसिमेट्रिक कार्बन एटम। जैसे एक एग्जांपल देखो लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड मैंने आपको बताया था दूध में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड में जो कार्बन होता है ना, एक कार्बन ऐसा होता है कि देखो चारों तरफ अलग अलग ग्रुप अटैच हैं, तो इसे मैं कहूंगा, इस कार्बन एटम को कहूंगा असममित कार्बन परमाणु। मैलेइक एसिड को जब आप देखोगे तो मैलेइक एसिड में भी आपको एक कार्बन परमाणु ऐसा नजर आएगा जिसमें चारों तरफ अलग अलग ग्रुप अटैच हैं। अब इस कार्बन परमाणु पर तो 2 H हैं, एक H इधर है, एक H इधर। इसके तो चारों ग्रुप अलग अलग नहीं है, पर इसके चारों ग्रुप अलग अलग हैं, चारों तरफ अलग अलग ग्रुप अटैच हैं, तो इस कार्बन परमाणु को आप कह सकते हो कि ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। जबकि टार्टरिक एसिड में आपको 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम देखने को मिलेंगे। टार्टरिक एसिड में ये वाला कार्बन परमाणु देखो, ऊपर लेफ्ट राइट और नीचे पूरा ग्रुप माना जाता है, तो चारों तरफ अलग अलग ग्रुप हैं। इस कार्बन एटम को देखो, इसमें भी चारों तरफ अलग अलग ग्रुप अटैच हैं। तो यदि किसी यौगिक में कोई भी कार्बन परमाणु आपको ऐसा नजर आता है जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप अटैच हों, चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हों, तो ऐसे कार्बन एटम को हम कहते हैं असममित कार्बन परमाणु या एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और जिन यौगिकों में एसिमेट्रिक कार्बन एटम पाए जाते हैं ना, ज्यादातर वे यौगिक ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, यानी प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं, अर्थात वे ही समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घुमाने के लायक होते हैं। जल्दी से पोज करके लिखो आप, फिर अगली बात बताता हूं। लिख लिया बेटे? ठीक है। नंबर 5 पे हम बात करेंगे किरेल अणु या किरेल मॉलिक्यूल की। तो किरेल मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, देखो ध्यान से समझना। वे अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। मतलब एक अणु है और उसके सामने दर्पण रख दिया तो उस अणु का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा, और वो अणु अपने प्रतिबिंब के ऊपर पूरा पूरा अध्यारोपित नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो ऐसे अणु को हम कहते हैं किरेल अणु, और इस घटना को हम कहते हैं किरेलता। ध्यान रखना है आपको, इसके एग्जाम्पल हम आगे डिस्कस करेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार अध्यारोपित नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 6 पर सममिति का तल या प्लेन ऑफ सिमेट्री की। सममिति का तल या प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा होता है, मतलब कोई ऐसा तल जो अणु को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे, और वे दोनों हिस्से ऐसे हों कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब की तरह हों। देखो, यदि हम इसे कहें कि ये सममिति का तल है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों बराबर भाग हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, समान हैं,
और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब भी हैं। देखो इसका प्रतिबिंब दर्पण में ऐसा बनेगा, ठीक है। तो सममिति का तल या प्लेन ऑफ सिमेट्री वह तल जो अणु को दो बराबर भागों में बांटता है तथा दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, उसे कहते हैं सममिति का तल। जैसे ये एग्जांपल है। नंबर 7 पर हमें डिस्कस करना है मेसो रूप या मेसो फॉर्म क्या होती है। भाई हमने डी फॉर्म पढ़ लिया, एल फॉर्म पढ़ लिया, रेशमिक मिक्सचर भी मैंने आपको हालांकि बता दिया था, पर फिर भी मेसो रूप के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये जो मेसो फॉर्म होता है ध्रुवण अघूर्णक होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता है। क्यों नहीं घुमाता है? देखो ये एक एग्जांपल है टार्टरिक एसिड का। इसमें यदि मैं कहूं कि ये सममिति का तल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इससे ऊपर का हिस्सा तो चाहता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाईं तरफ को घुमा दे, इसलिए हमने इसे लिखा है डी या प्लस फॉर्म इफेक्ट है ऊपर वाले हिस्से का। और नीचे वाला हिस्सा चाहता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को बाईं तरफ अर्थात वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे, इसलिए नीचे वाला हिस्से का इफेक्ट है एल फॉर्म या माइनस फॉर्म का। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को निरस्त कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिसके कारण ये पूरा अणु समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता है, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है ध्रुवण अघूर्णक होता है मेसोफॉर्म। अब अच्छा एक चीज बताता हूं मैं आपको, ये जो मेसोफॉर्म है इसका आप विभाजन नहीं कर सकते हो, ठीक है। विभाजन कह दो या रिजोल्यूशन भी आप कह सकते हो या वियोजन कह सकते हो, इसका आप वियोजन नहीं कर सकते हो। यानी इसमें से डी फॉर्म और एल फॉर्म को अलग अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि डी फॉर्म और एल फॉर्म इसके यौगिक के अंदर के ही हिस्से हैं, तो इनका वियोजन नहीं कर सकते आप, विभाजन नहीं कर सकते, रिजोल्यूशन नहीं कर सकते। इसमें से डी फॉर्म और एल फॉर्म को अलग अलग निकाल के अलग अलग बर्तनों में नहीं रख सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। जल्दी से पोज करो, मेसोफॉर्म आपको पता चल गया, पोज करके लिखो, जल्दी से लिख लिया बेटे, ठीक है। नंबर 8 पर हम बात करेंगे रेशमिक मिश्रण या रेशमिक मिक्सचर की। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई है, कम से कम 2 बार ध्यान से समझना। यदि आपने एक बर्तन लिया और उस बर्तन में आधा तो डाल दिया आपने डी फॉर्म समावयवी और आधा डाल दिया आपने एल फॉर्म समावयवी, आधे का मतलब 50% कह दो या 1/2 कह दो, एक ही बात है। तो आधा डी फॉर्म और आधा एल फॉर्म जब दोनों को आपस में मिला के एक मिश्रण तैयार होगा, उस मिश्रण की खासियत ये होगी कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को किसी भी दिशा में नहीं घुमाएगा। इसका मतलब वो कैसा होगा? ध्रुवण अघूर्णक। और ऐसे मिश्रण को ही हम कहते हैं रेशमिक मिश्रण, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वियोजन या रिजोल्यूशन। वियोजन या रिजोल्यूशन का मतलब यह है, जैसे कि मान लो आपके पास रेशमिक मिक्सचर है, उसमें 50% डी फॉर्म है, 50% एल फॉर्म है। आप दोनों को अलग अलग निकाल सकते हो, डी फॉर्म को अलग और एल फॉर्म को अलग कर सकते हो। पर यदि मैं कहूं कि मेरे पास मेसो रूप है, मेसोफॉर्म, मेसोफॉर्म की खासियत यह होती है कि उसमें वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, पर उसमें से आप डी फॉर्म और एल फॉर्म को अलग अलग नहीं निकाल सकते। तो ध्यान रखना है, वियोजन या रिजोल्यूशन का मतलब है ध्रुवण अघूर्णक रूप से। ध्रुवण अघूर्णक रूप 2 तरह के होते हैं, एक तो मीजो होता है और एक होता है रेशमिक मिश्रण, ठीक है। तो ध्रुवण अघूर्णक रूप से ध्रुवण घूर्णक रूपों को अलग करना, यानी डी फॉर्म और एल फॉर्म को अलग अलग कर देना, ये मीजो में पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं पॉसिबल है? ये वियोजन या रिजोल्यूशन आप मीजो का नहीं कर सकते हो, सिर्फ रेशमिक मिश्रण का ही कर सकते हो। नंबर 10 पे हमें डिस्कस करना है प्रतिबिंब रूप या एनेंशियोमर्स। प्रतिबिंब रूप ऐसे प्रकाशिक समावयवी होते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं, पर उन्हें एक दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। जैसे पहले पढ़ लेते हैं, वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। जैसे आप लैक्टिक एसिड के प्रतिबिंब रूप देखो 2, ये एल फॉर्म है, ये डी फॉर्म। इसमें आपको साफ पता चल रहा है कि इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा दर्पण में, पर ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे। जैसे ही आप इसे घुमा के रखोगे तो ये OH और COH का ये सिस्टम बदल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। यदि ये इस समय बाहर की तरफ है तो वो अंदर की तरफ आ जाएगा। ये बॉन्ड इनमें से एक बाहर निकल रहा होगा, एक अंदर की तरफ जा रहा होगा बोर्ड में, तो ये इसके ऊपर पूर्ण रूप से अध्यारोपित नहीं होगा। ध्यान रखना है इस बात का। जल्दी से पोज करके लिखो, एक टर्म और बताता हूं, बहुत बढ़िया। लिख लिया बेटे? ठीक है।
नंबर 11 पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है अप्रतिबिंब रूपी या अप्रतिबिंब रूपी समावयवी। इंग्लिश में इसे कहते हैं डाई स्टीरियोमर्स कह सकते हो या डाई स्टीरियो आइसोमर्स भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या है? ये ऐसे प्रकाशिक समावयवी होते हैं जो ना तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और ना ही एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ है ऐसे प्रकाशिक समावयवी जो न तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों और न ही एक दूसरे पर अध्यारोपित हों, यानी पूरे के पूरे इसके ऊपर एडजस्ट भी नहीं हो सकते। अब देखो ये एग्जाम्पल है, ये दोनों समावयवी हैं प्रकाशिक समावयवी, ये दोनों ना तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, देख लो ध्यान से, और ना ही एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होंगे। ठीक है, अब हमारे देश के बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा टॉपिक प्रकाशिक समावयवता और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण टर्म्स आपको समझ में आए होंगे जरूर। प्रकाशिक समावयवता समझाई, उसके एग्जाम्पल समझाए, और 11 मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई हैं, शब्द बताए हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करनी है और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।